हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव 9th नंबर का सेशन है। अगर इसके पहले कि आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट सेशन है, जाके देखिएगा। आपके आने वाले एग्जामिनेशन पीजीसीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, प्रीवियस सेशन का सबसे पहले तो हम लोग आंसर डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन क्या था जो हमने 8th नंबर के सेशन में हमने पूछा था। एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 100 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय। एक एसी करंट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 100 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको काफ़ी बार बताया। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 100 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, और यहाँ पे 50 हर्ट्ज 2 पाई एफ उसका हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ पे 314 टी इसका वैल्यू आता है। ठीक है, तो 100 साइन ऑफ 314 टी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें दिया, उनका नाम है विनोद एस, सुजीत कुमार कायल, एम जे, शुभादीप पाल, रवि मौर्य, इलेक्ट्रिकल स्टडी, मन की बात, प्रीति भट्ट, पंकज सिंह एंड रोहन शिरसाट। तो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें मार्क किया। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द अदर पीपल जिनका मैंने नाम यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ ड्यू टू टाइम कंस्टेंट। हमें 50+ यहाँ पे कमेंट्स रिसीव हुआ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर ही मार्क किया है। तो आई अप्रिशिएट दोज गाइज एज वेल, बट ड्यू टू टाइम कंस्टेंट अभी हम लोग सबके नाम नहीं ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। In a bus bar production, what is the method of providing an earthed metal barrier surrounding a bus bar throughout its length called? बस बार प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर हम लोग एक अर्थेड मेटल बैरियर हम लोग सराउंडेड बस बार को प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट उसके लेंथ के इर्द गिर्द। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बस फॉल्ट प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि जहाँ पे मोस्टली जो अर्थ फॉल्ट डेवलप होता है इसके लिए यहाँ पे उसको हम लोग कहेंगे फॉल्ट बस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एन अर्थेड मेटल बैरियर सराउंडिंग अ बस बार थ्रू आउट इट्स लेंथ कॉल्ड एज अ फॉल्ट बस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इन अ डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय। आर्मेचर रिएक्शन क्यों होता है डीसी जनरेटर में? फील्ड या फिर आर्मेचर करंट के कारण, फील्ड एंड आर्मेचर करंट के कारण, और या फिर एंड यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फील्ड करंट के कारण या फिर आर्मेचर करंट के कारण। यहाँ पे और एंड दो ऑप्शंस डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा। डीसी जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो होता है हमारे आर्मेचर करंट के कारण सिर्फ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरीके के रहते हैं डीसी जनरेटर में। एक तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू स्टेटर पोल्स, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मेन फ्लक्स। ओके, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है करंट फ्लो होता है हमारे आर्मेचर के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर फ्लक्सेस। ठीक है, तो आर्मेचर फ्लक्स वीक करता है हमारे मेन फ्लक्सेस को। जो आर्मेचर फ्लक्स रहते हैं हमारे वीक करते हैं मेन फ्लक्सेस को, उसी को हम लोग कहते हैं हमारा आर्मेचर रिएक्शन। तो जो ओवरऑल इफेक्टिव फ्लक्सेस रहते हैं डीसी जनरेटर में वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, और यही हमारा म्यूचुअल एक्शन जो रहता है आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पे, उसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। और डीसी जनरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जनरली होता है आर्मेचर करंट के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। टिपिकल वोल्टेज रेंज ऑफ अ सोलर सेल। एक सोलर सेल की वोल्टेज रेंज की बात की है यहाँ पे। ठीक है, तो वो रहते हैं हमारे सिर्फ 0.5 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली ये हमारा 0.5 टू 0.6 अगर आपको ऑप्शन में भी आता है तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोलर सेल हमारा डिवाइस क्या कन्वर्ट करता है? फोटॉन्स जो रहते हैं हमारे सन से जो रिसीव होते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सोलर सेल के अंदर कौन से मटेरियल लेते हैं? जैसे सिलिकॉन, कैडमियम, टेल्यूराइड और कॉपर, इंडियम, गैलियम, सेलेनाइड, इस तरीके के मटेरियल्स हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट बेसिकली सोलर सेल काम करता है। और इसका अगर ओपन सर्किट वोल्टेज पूछा जाए तो एग्जैक्ट अगर हम लोग 0.57 भी इसका करेक्ट करके मार्क करके आ सकते हैं। और टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इसका ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा। और ओपन सर्किट वोल्टेज का इक्वेशन अगर आपको पूछा जाए एग्जामिनेशन में, वो ध्यान में रखिएगा, VOC विल बी इक्वल्स टू V ऑफ T नेचुरल लॉग ऑफ 1 + JL/JS। करेक्ट, तो यहाँ पे VT क्या है? हमारा टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज है। JS क्या है हमारा? ये है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी, रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी। ओके, एंड JL क्या है हमारा? फोटो करंट डेंसिटी।
ओके, तो VOC दैट मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज ये हो गया हमारा सोलर सेल का। और इसका एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला आता है, वो होता है हमारा ईटा इज इक्वल टू VOC ओपन सर्किट वोल्टेज इंटू शॉर्ट सर्किट करंट इंटू फिल फैक्टर का यहाँ पे एक टर्म आता है, फिल फैक्टर अपॉन PN। ओके, तो हाईएस्ट एफिशिएंसी की अभी तक के सोलर सेल की अगर जो अचीव हो पाई है हमारी, वो है हमारी 46% तक। ठीक है, और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं सोलर सेल की, वो रहता है हमारे अबाउट 20%। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी जहाँ तक अचीव कर पाए अभी तक 46% ही हम लोग अचीव कर पाए, और जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उसका 20% एफिशिएंसी रहता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। 0.5 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर इज आर, 4 such wire with the same cross sectional area but twice the length are connected in parallel, then net resistance is what? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर अगर आर है, हमने 4 वायर ले लिए, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, बट उसका लेंथ जो है वो हमारा डबल है, ट्वाइस एक्स लेंथ है उसका। ठीक है, तो हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो उसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आपको पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ से, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है तो नया रेजिस्टेंस, अगर हमारी लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस भी हमारा डबल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग नेक्स्ट R डैश करते तो वो भी हमारा ट्वाइस R हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स जो हमारे वायर्स है सच ए कॉपर वायर्स, उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेंथ डबल करने के बाद ट्वाइस R रहेगा। ठीक है, पहले इनिशियली R था, नेक्स्ट हमारा देन हमारा ट्वाइस R था। तो इस तरीके से क्या बोलेंगे, हमारे 4 वायर्स हमने ले लिया। ये फर्स्ट वायर हो गया, इसका रेजिस्टेंस, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड दिस कैन बी अ फोर्थ। ओके, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ईच इज हैविंग ट्वाइस R, ट्वाइस R, ट्वाइस R एंड ट्वाइस R। इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, अगर इक्विवेलेंट सेम अगर रेजिस्टेंस है तो आप जितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है उसको सिंपली डिवाइड कर दो। दैट मीन्स कितने हैं यहाँ पे, आई चेंज द कलर। ओके, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसका सेम वैल्यूज है ट्वाइस R, तो ट्वाइस R डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हो तो R/2, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। या फिर आप पैरेलल इक्विवेलेंट में निकालते हो तो सिंपल, ये देखो, ये दो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस R है तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इन दो का करते हैं तो यहाँ पे R हो जाएगा। इन दो आर्स का अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस टर्मिनल के बीच में A एंड B के बीच में मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंपली R/2। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। A 10 ohms resistance and a 15 ohm resistance are connected to a series to a 2 volt cell। एक हमारे 10 ohms का रेजिस्टेंस है, लेट्स ड्रॉ दिस, एंड एक हमारा 15 ohm का रेजिस्टेंस है। हमने सीरीज में 2 वोल्ट के सेल को हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द 10 ohm रेजिस्टेंस इज मेजर्ड एज अ 2 वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल कॉज। ये हो गया हमारा 10 ohms का, ये हो गया हमारा 15 ohms का। तो हमें अब क्या बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है हमारे 10 ohms के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, इस वोल्टेज के, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वो कितना दिखा रहा है, वो दिखा रहा है हमारा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। ओके, इसके अक्रॉस। और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज भी कितना है, हमारा सेल जो हमने कनेक्ट किया प्लस माइनस, ये भी हमारा क्या था, 2 वोल्ट का था। ठीक है, तो आप एक लॉजिक लगा के देखिएगा, इसमें क्या हुआ होगा कि ये जो 15 ohms का जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इसी के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज है सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है इस 10 ohms के रेजिस्टेंस के कारण। दैट मीन्स हमारा इफेक्टिव क्या हो रहा है, इस तरीके से ही सर्किट हमारा इफेक्टिव बन रहा है। 10 ohms का रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है, और यहाँ पे 2 वोल्ट ही हमारा बैटरी है। सिंपल, दैट मीन्स जो हमारा 15 ohms का रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किटेड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपके एनालॉजी के ऊपर आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं अगर शॉर्ट सर्किटेड नहीं है तो इसमें इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना रहता है, यहाँ पे 10 ohms का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 15 ohm का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 0.8 वोल्ट रहता था और यहाँ पे 1.2 वोल्ट रहता था। ठीक है, इफ़ यू हैव कनेक्टेड दिस इनटू अ बैटरी। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका वोल्टेज डिवीजन रूल्स भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द डिपेंडेंट सोर्स शोन इन द सर्किट बिलो इज। यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स है ये हमारा कौन सा, सबसे पहले तो डिपेंडेंट सोर्स देखना होगा। ये करंट सोर्स किससे डिपेंडेंट है, करंट सोर्स पे। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, ये यहाँ पे एरो है तो इट इज़ अ करंट सोर्स, और इसका वैल्यू कितना है, इसका क्वांटिटी कितना है, ये हमारा 6 IO। दैट मीन्स 6 टाइम्स ऑफ, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, IO पे। दैट मीन्स इट इज़ अ करंट सोर्स एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द करंट सोर्स।
current flowing through the another branch. That means current control current source will be the correct answer. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. डिपेंडेंट सोर्सेस रहते हैं और हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस रहते हैं. ये जो वी एस हो गया हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका जो आउटपुट वो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. हालांकि यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पे 6 IO, ये जो करंट सोर्स होने के कारण बावजूद भी इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है हमारे इसमें से जो करंट फ्लो रहा है IO से. दैट मीन्स ये हो गया हमारा डिपेंडेंट सोर्स. तो 4 टाइप के सोर्सेज रहते हैं हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज. यहाँ पे जो ऑप्शन में गिवन है यही हमारे 4 डिपेंडेंट सोर्सेज है. ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द करंट I इन द गिवन सर्किट बिलो. ये जो I यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में से हमें फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो इसके लिए 2-3 मेथड्स है, बट सबसे पहले तो यहाँ पे देखना होगा. यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू कितना डिपेंड करता है. यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस 6 ohms के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, इस पर डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू. ठीक है, तो इसके लिए आपको V0 का वैल्यू यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा. V0 क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ V0 अक्रॉस 6 ohms रेजिस्टेंस विल बी माइनस ऑफ I इंटू R, क्योंकि इसकी पोलैरिटी अपोजिट है. ओके, इसकी पोलैरिटी अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, इसका करंट कितना फ्लो हो रहा है माइनस I इंटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 6. ठीक है, तो वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे -6I. ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं V0 इज इक्वल टू -6I. नाउ आई विल इरेज दिस. ओके, अब यहाँ पे हम KVL लगाते हैं इस लूप के अंदर, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा -12 + 4I + 2V0 + 2V0. आप ये देखिए डायरेक्शन, जो मैं पोलैरिटी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उसको आप चेंज भी कर सकते हो. अगर हम लोग राइट हैंड साइड में अगर उसको लेके जाते तो डिपेंड करता है कि आप जो इनिशियल नोटेशन आप कौन सा मेजर कर रहे हो, कौन सा नोट ले रहे हो. ठीक है, यहाँ पे माइनस हमने लिया तो उसी के अकॉर्डिंग हमको चलते हुए लेना कौन सा हम लोग सबसे फर्स्ट टर्मिनल हम लोग कौन सा ले रहे हैं. ठीक है, तो ये KVL का बेसिक लॉ है, आई होप आपको पता होगा. -4 + 6I विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले तो इसको फाइनल इक्वेशन में क्या कन्वर्ट करेंगे, ये होगा हमारा 10I + 2V0 इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो हम इस केस में V0 का वैल्यू दैट मीन्स 6I अगर सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2I विल बी इक्वल टू 16. ठीक है, डायरेक्टली शॉर्ट करो, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो. अगर कोई इशू आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. I विल बी इक्वल टू -8 एम्पियर हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, -8 एम्पियर, दैट मीन्स ऑप्शन A विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. ठीक है, the next question is question number 8. xg dash and xg double dash are the steady state d-axis synchronous reactance, transient d-axis reactance and subtransient d-axis reactance respectively. then अगर हमारे पास में steady state रिएक्टेंस है हमारे पास xd डैश है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और xd डबल डैश जो है हमारा सब ट्रांजिएंट डी एक्सिस रिएक्टेंस है. तो बेसिकली डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस क्या है हमारा, ये हमारे क्वांटिटी है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे फील्ड पोल एक्सिस के, दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सिस क्वांटिटी इज वन हुज मैग्नेटिक इफेक्ट इज अलोंग द फील्ड पोल एक्सिस, जिसका जो इफेक्ट रहता है वो मेन फील्ड पोल एक्सिस के अक्रॉस रहता है. ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड पोल एक्सिस, और हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना होगा xd इज ग्रेटर देन xd डैश, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट डी एक्सिस synchronous reactance is greater than the transient axis d reactance, and which is also greater than the subtransient axis d axis reactance. Option A इसका correct answer था. The next question is question number 9. It is desirable to eliminate fifth harmonic voltage from the phase voltage of an alternator. The coil should have a short pitch by an electrical angle of. अगर हमें फिफ्थ हार्मोनिक एलिमिनेट करना होगा फेज वोल्टेज से अल्टरनेटर के, तो हमें शॉर्ट पिचिंग करनी होगी कॉइल्स की. ठीक है, तो वो कितना डिग्री के हम लोग शॉर्ट पिच करेंगे कॉइल्स का, तो उसको हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 180/n. ठीक है, कॉस नहीं था यहाँ पे, 180/n. तो यहाँ पे हम लोग 180 डिवाइडेड बाय n नंबर, कौन से नंबर का हार्मोनिक्स एलिमिनेट करना है, फिफ्थ नंबर का, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 36 डिग्री. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको हालांकि देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. For the causal system, g of s is equals to 4/s² + 4s
प्लस 4, ये एस स्क्वायर है, ध्यान में रखिएगा। द परसेंटेज ओवरशूट इन द आउटपुट ऑफ अ यूनिट स्टेप इनपुट, अगर यूनिट स्टेप इनपुट हम लोग इसको फीड करता है एक कैजुअल सिस्टम को, तो इसका ओवरशूट क्या होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देखिएगा। जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, वो होता है जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, तो जीटा जो है हमारा डैम्पिंग रेशियो है, जीटा जो है हमारा डैम्पिंग रेशियो, और ओमेगा एन जो है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आई चेंज द कलर क्योंकि काफ़ी सारे टर्म्स यहाँ पे आएंगे। तो अगर जीटा हमारा 0 है तो सिस्टम हमारी क्या है, डैम्प्ड है। ओके, जीटा अगर हमारा लेस देन 1 है, ठीक है, तो वो सिस्टम हमारी क्या है, अंडर डैम्प्ड है। ओके, और अगर हमारा जीटा जो है इक्वल्स टू 1 है तो हमारी क्या कहते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड हम लोग उसे दें। ये सारी चीज़ें टर्म्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर हमारा जीटा है ग्रेटर देन 1 तो हम लोग ओवर डैम्प्ड उसको कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गए टर्म्स। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया, परसेंटेज ओवरशूट की बात की गई है। ओके, तो अगर हम लोग इससे रिलेटेड कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, तो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर जो है हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि ओमेगा एन स्क्वायर से यहाँ पे कंपेयर करते तो क्या मिलेगा, 4। तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा हमारा 2। ओके, और ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन अगर हमारा वैल्यू है यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे आप कंपेयर करते तो यहाँ पे जीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 5/4। ओके, क्योंकि ओमेगा एन का अभी यहाँ पे वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 × 2 4, जीटा विल बी 5/4, तो 1.25। अगर हमारा जीटा 1.25 आ रहा है तो हमारे पास क्या कंडीशन है, दैट मीन्स जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम है, तो हमारा परसेंटेज ओवरशूट इसमें रहेगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। मैंने ये जो सारी चीज़ें बताई, जीटा इज इक्वल टू 0 है, डैम्प्ड है, लेस देन 1 है तो अंडर डैम्प्ड, 1 है तो क्रिटिकल डैम्प्ड, एंड ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में समझा देता हूँ ग्राफ में, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है हमारा यूनिट स्टेप यूनिट के लिए जो क्रिटिकली ओवर डैम्प्ड है, यहाँ पर ये ओवर डैम्प्ड आ गया, ये क्रिटिकली डैम्प्ड, और ये हो गया हमारा इनिशियल ओवरशूट जो होता है अनडैम्प्ड के लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ में आप देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे जीटा का जो वैल्यू आ रहा था वो 1.25 आ रहा था, ठीक है। दैट मीन्स सिस्टम जो है ओवर डैम्प्ड है, तो उसका जो रिस्पॉन्स है इसमें ओवरशूट ही नहीं रहेगा। जैसे इनिशियल ओवरशूट यहाँ पे हो रहा है अंडर डैम्प्ड के लिए, उस तरीके से इसका जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से दिखेगा ओवर डैम्प्ड सिस्टम में, ठीक है, जिसमें जीटा का वैल्यू है 1.25। करेक्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। The next question is match the list relay with list 2 protected power system component। यहाँ पे रिलेज गिवन है और यहाँ पे प्रोटेक्टेड पावर सिस्टम कंपोनेंट है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले तो लिस्ट 1 में रिलेज है और लिस्ट 2 में हमारे पास प्रोटेक्टेड पावर सिस्टम कंपोनेंट है। ओके, तो डिस्टेंस रिले, ये इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस रिले किसके लिए आता है, प्रोटेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा इसमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए, करेक्ट। अंडर फ्रीक्वेंसी रिले किसके लिए आता है, हमारे प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर के लिए, ठीक है। तो B क्या हो जाएगा हमारा 5। ओके, देन हमारे पास C क्या है, डिफरेंशियल रिले हम लोग किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फीडर, लार्ज बस बार एट्सेट्रा, ठीक है। तो बस बार या फिर फीडर, दैट मीन्स ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा C3, करेक्ट। और हमारा जो डी है बुकोस रिले, आपको काफ़ी कॉमन सा है, किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। और ध्यान में रखिए कि जो बुकोस रिले का अगर आपको रेटिंग पूछा जाए तो हायर रेटिंग देन 500 kVA के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और ये हमारा स्लो डेवलपिंग फॉल्ट को डिटेक्ट करता है बुकोस रिले। ओके, 500 kVA के रेटिंग के ऊपर के जो ट्रांसफार्मर्स रहते हैं वो हम लोग वहाँ पे उसमें ये बुकोस रिले का इस्तेमाल करता है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। The next question is question number 12. Find the current I0 in the circuit। ये I0 जो करंट फ्लो हो रहा है, I0 जो करंट हम लोग कहेंगे इसको, ये फाइंड आउट करना है। सिंपल है, KCL अगर हम लोग लगा देते हैं कि नोड A पे तो हम लोग इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। -0.5 I0 प्लस I0, ठीक है। डायरेक्शन मैं वर्टिकल यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, -3, इसका अपोजिट में करंट जा रहा है, इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे ग्राउंड निकाल लेते विल बी इक्वल टू 0।
आई नॉट विल बी इक्वल्स टू 6 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, ये इसका एक्सप्रेशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। A buck boost converter with a continuous inductor current is operated with a duty cycle of 0.4. If the input voltage is 50 volt DC, the output voltage is what? एक buck boost converter है हमारा, इसके continuous conductor current के साथ ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया आउटपुट वोल्टेज। तो बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन आपको ध्यान में रखना का, वो है हमारा वी नॉट इज इक्वल टू वी एस इंटू डी अपॉन 1 माइनस डी। तो डी क्या है हमारा, ड्यूटी साइकिल है। ओके, तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल कितना है, 0.4 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 50 कितना है हमारा सोर्स वोल्टेज है, इंटू 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4, सॉल्व करते तो आपको मिलेगा 33.33 वोल्ट्स। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसके रिलेटेड जो आपको एक्सप्रेशन एक बार काफ़ी बार पूछ जाता है एग्जामिनेशन में, एक मैं एक्सप्रेशन आपको बता देता हूँ, सिंपल है। फॉर एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट अ स्लिप एस, द रेशियो ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट टू द एयर गैप पावर इज इक्वल टू। इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्लिप पे ऑपरेट हो रही एस पे, उसमें ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट टू एयर गैप पावर का रेशियो हमें पूछा गया है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन ध्यान में रखिएगा, पी इन इज रेस टू कॉपर लॉसेज रेस टू पी जी ग्रॉस पावर आउटपुट। ये इनपुट हो गया, कॉपर लॉसेज ग्रॉस पावर आउटपुट। इसका रेशियो क्या बनता है, 1:S/1 माइनस एस। यहाँ पे क्या पूछा गया है हमें, रेशियो ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, तो पी जी अपॉन हमें पी इनपुट निकालेंगे। एयर गैप पावर इज नथिंग बट पी इनपुट, ठीक है। तो आप इसमें सिंपली रेशियो फाइंड आउट करेगा, पी जी 1 माइनस एस अपॉन 1, दैट मीन्स इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस। ठीक है, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग इनपुट से करेंगे इंटू 1 माइनस एस, तो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द कॉइल स्पैन ऑफ अ वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर इज 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल, द पिच फैक्टर ऑफ द कॉइल इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉइल स्पैन है हमारे अल्टरनेटर का वाइंडिंग का, 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल का, पिच फैक्टर हमें फाइंड आउट करना होगा। पिच फैक्टर का फॉर्मूला काफ़ी बार मैंने बताया, KP इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। ओके, तो अल्फा क्या है, शॉर्ट पिच एंगल है, तो 180 माइनस कॉइल स्पैन कितना है हमारे पास, 150 करते हैं, तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा अल्फा का 30 डिग्री। ओके, तो KP का वैल्यू क्या आ जाएगा, KP विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 30/2, दैट मीन्स 15 cos 15 का वैल्यू आ जाएगा 0.9659। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। एन आइडियल एयर कोर coil has a inductance of 1 millihenry. The number of turns of a coil is halved and its length is double. Assuming that the inner cross-sectional area of the core remains constant, the new inductance of this altered air core coil is। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक आइडियल एयर कोर कॉइल है जिसका इंडक्टेंस है 1 मिली हेनरी। नंबर ऑफ टर्न्स पूछे गए, नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे कॉइल के हमने हाफ कर दिया और उसकी लेंथ जो है डबल कर दी। अज्यूमिंग दैट इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, अगर हमारा इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो न्यू इंडक्टेंस कितना होगा, ये हमने जो अल्टर किया एयर कोर कॉइल उसका। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। ओके, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर पाओगे L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर बाय एल। ओके, ये तो हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन इसमें आएंगे, L2 जो हमने अल्टर किया और L1 जो हमारा एग्जिस्टिंग एयर कोर इंडक्टर था। ठीक है, तो विल बी इक्वल्स टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, इंटू L1 अपॉन L2। करेक्ट, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, L1 बाय L2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास L1 का वैल्यू कितना था 0.001 हेनरी, 1 मिली हेनरी का है, तो हमने ये एक वैल्यू लिख लिया। आई चेंज द कलर सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। ठीक है, और L2 का जो वैल्यू है वो L1 का ही बराबर है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। ओके, तो हमारे पास एक इक्वेशन किस तरीके से आएगा। और N2 का अगर हम लोग बात करते हैं, N2 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ N1, क्योंकि आप बोला क्या, नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमने हाफ कर दिया, दैट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स है N2 हमने हाफ कर दिया N1 से। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, हमारे पास क्या मिलेगा, L2 अपॉन L2 तो हमें फाइनली निकालना है 0.001 विल बी इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो L2 को आप अगर सॉल्व कर लेते तो यू विल गेट L2 एज अ 0.125 मिली हेनरी।
आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा 0.125 मिली हेनरी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो हमने कॉइल चेंज किया, जो एयर कोर कॉइल था हमारे पास, अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स उसके हाफ कर दिए और लेंथ अगर डबल कर दी तो उसका नया इंडक्टेंस क्या था, वो हो जाएगा 0.125 मिली हेनरी, अगर 1 मिली हेनरी का पहले था तो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, स्टेप्स को ध्यान से देखना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ये दो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। द परमिसिबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द आई रूल्स। परमिसिबल फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, वो है हमारे 3% का टॉलरेंस हम लोग कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 48.5 से लेके हम लोग 51.5 हर्ट्स के बीच में फ्रीक्वेंसी को टॉलरेट कर पाते हैं। जनरली हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है इंडिया की, 50 हर्ट्स, ठीक है। और ये इंडिया की 50 हर्ट्स क्यों है, इसका एक सेशन मैंने बनाया है, यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर मैं आपको बताता हूँ इंडिया में क्यों 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। इसका सेशन आप हमारे वीडियोज़ के सेक्शन में जाके देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्यों 50 हर्ट्स भी यूज़ करते हैं, ओके। The next question is question number 18. As per the Indian electricity standard, what is allowable voltage variations in a low or medium voltage supply? Important question है। लो एंड मीडियम वोल्टेज सप्लाई के लिए जो अलाउेबल हमारा टॉलरेंस है, ठीक है, वोल्टेज वेरिएशन है, वो है हमारा 6% का। फ्रीक्वेंसी हमारी 3% थी, यहाँ पे मीडियम एंड लो वोल्टेज के लिए जो था 6% इसका करेक्ट आंसर आएगा। और अगर हमारा हाई वोल्टेज मोर देन 33 kV है, ओके, इस केस में ±9% करके आना, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना कि लो एंड मीडियम वोल्टेज है तो दैट मीन्स अप टू 33 kV तक है तो ये 6% करना है, ठीक है। और अगर आपको दैट मीन्स 6 to 9% करना प्लस माइनस, ओके। और अगर हमारा लो एंड मीडियम वोल्टेज है तो इसका 6% तक ही रहता है, अप टू 6% तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना होगा। मोर देन 33 kV है तो 9% करके आना ऑप्शन, और इस फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। द इम्पीडेंस रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू। इम्पीडेंस रेशियो जो है हमारे ट्रांसफार्मर का, वो किसके इक्वल है, किसके बराबर है, वो है हमारे स्क्वायर ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेशियो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसका एक्सप्रेशन है V1/I1 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ V2/I2, ओके। दैट मीन्स Z1 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ Z2। इट इज़ अ इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेशियो। n जो होता है हमारा, वो होता है हमारा N1/N2, या फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो Z1, यहाँ पे Z1/Z2 क्या आ जाएगा इस केस में, n स्क्वायर, ओके। दैट मीन्स इम्पीडेंस रेशियो जो है हमारा इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यहाँ पे इनवर्स नहीं आएगा, सॉरी से, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेशियो आएगा, ठीक है। दैट मीन्स इंपीडेंस रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेशियो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दैट मीन्स Z1 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ Z2, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द डिवाइस इज सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। इसमें से जो 4 डिवाइसेस गिवन है, इसमें कौन से डिवाइसेस में सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम है। देखिए इंपॉर्टेंट है, डीसी शंट मोटर में, डीसी सीरीज मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहती है, 2 मैग्नेटिक फील्ड रहती है। बट यहाँ पे जो रिले है हमारा सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के अंदर आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बेसिकली डबल एक्साइटेड में हमारे लाउड स्पीकर, डीसी शंट मशीन एक्साइटेशंस रहते हैं, इंडिपेंडेंट एक्साइटेशन, वो भी कंसिडर होते हैं। और अगर हम सिंगल एक्साइटेशन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो गया, मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट है, रिलेक्टेंस मोटर, ये हमारी इसमें आती है सिंगल एक्साइटेड मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के अंदर, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। The next question is question number 21. A triplex wave winding will have a dash parallel paths. ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ रहते हैं? ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में रहेंगे हमारे 6 पैरेलल पाथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वेव वाइंडिंग की बात की गई तो यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m रहते हैं, ठीक है। m अगर सिंप्लेक्स 1 है तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, 2 है तो डुप्लेक्स वाइंडिंग रहेगा, तो 3 है तो यहाँ पे ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग करके हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिप्लेक्स है तो 2 × 3 करना पड़ेगा, 6 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। और आपको ध्यान में रखिएगा लैप में हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू p, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ओके। और सिंप्लेक्स वेव की अगर बात किया तो जो नंबर ऑफ ब्रशेस रहते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस, 2 का वैल्यू उसका रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। देखिए हम लोग काफ़ी क्विकली ये सारे एमसीक्यूज को रिवाइज कर पाए ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22।
द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो है डीसी जनरेटर की, हम लोग उसको मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स करके भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में रहते हैं, अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो रहता है ई नॉट वर्सेस आई एफ के बीच में, करेक्ट। अगर आपको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो वो किसके बीच में रहता है, ई बाय ई और आई ए के आर्मेचर करंट के बीच में रहती है, ये होगी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाए तो वो रहती है वी और आई एल के बीच में, ठीक है। तीनों भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखिएगा। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो नोन एज अ मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। स्कॉट कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नोन एज। स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फर्नेस इंस्टॉलेशन में, जहाँ पे हम लोग 2 सिंगल फेज को ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं विद बैलेंस लोड। दैट मीन्स हम लोग 3 फेज तो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैलेंस करंट ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग 2 फेज की हमें यहाँ पे ज़रूरत रहती है। इसी के लिए हम लोग ये स्कॉट कनेक्शन यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन, ठीक है। ये बेसिकली 2 ट्रांसफार्मर जो हमारे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं बट मैग्नेटिकली नहीं, तो ये बात आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं टी कनेक्शन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्कॉट कनेक्शन का आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल पूछा गया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं जो कि रिपेल होते हैं मैग्नेट से, ठीक है। तो इसमें बिस्मुथ, ग्राफाइट, कॉपर, लीड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आते हैं, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारे ग्राफाइट आता है, और इसमें ग्राफाइट के साथ बिस्मुथ भी आता है। ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, अगर ऑप्शन में ये रहा तो ये भी आप सिलेक्ट करके आ सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। डीगॉजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। डीगॉजिंग मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ रिमेनेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो बची हुई मैग्नेटिक फील्ड रहती है, ठीक है, उसको हमको एलिमिनेट करना है, उसको डीगॉज करना है, उसको जीरो करना है, रिमूव करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं डीगॉजिंग। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। देखिए मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड में दिक्कत जा रही होगी, ठीक है, वो प्लीज़ ये मैथ्स की मैराथन सेशन जाके देखिएगा। इसमें आपको जो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, हमने ये बेसिकली 5+ आवर्स का एक सेशन है, ठीक है, बट इसमें आपको जो यहाँ पे इंडेक्स में पॉइंट्स मेंशन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के, जो आपको मिस आउट हुए आप वही जाके देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे PNC, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। देखिए ये सेशन इसलिए मैं आपको काफ़ी बार रेफर करता हूँ क्योंकि इस सेशन में हमने एक कंप्लीट जो प्रीलिम्स लेवल के आपके जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स प्लस जो ट्रिक्स रहती है और जो जनरली पूछे गए एग्जाम्पल्स रहते हैं वो हमने इस सेशन में एक ही सेशन में कवर करा है। जैसे अगर हमने टाइम एंड वर्क ले लिया तो टाइम एंड रिलेटेड जो भी वेरिएशंस रहते हैं, बेसिक वेरिएशंस, हमने उसके ट्रिक्स के साथ में, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ में इसमें कवर किए। अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगी कि हमने सारे पॉइंट्स में एक ही सेशन में इसमें कवर करा है, ठीक है। इस सेशन को जाके देखना होगा, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप कोचिफाई चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूँ, जिन स्टूडेंट्स को जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन चाहिए थे प्रीवियस सेशन के, काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, उनके लिए मैंने आज ही हमारे चैनल कोचिफाई पे इस सेशन को अपलोड करा दिया। आज ही हमने जनरल इंग्लिश का भी सुबह मॉर्निंग में क्लास लिया था, तो इन दोनों भी सेशंस को जाके देखना होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके दोनों की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, 2 रेजिस्टर्स विद अ रेजिस्टेंस R and twice R respectively are connected in a parallel. If power consumed in resistors with a resistance R is 20 watt, what is the power consumed in resistor with a resistance twice R? ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़ के इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। जिन स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चंस अगर आपको देखने होंगे, तो यहाँ पे जो मैंने सेशन लिया है हमारे कोचिफाई पे, जो चारों भी सेशंस है वो जाके देखिएगा, ठीक है। 30 के सेशंस ऐसे 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीटली उस सेशन में डिस्कस किया है, ठीक है। 2018 के क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी इसको मिल रहा है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। सो गाइस, आपको आज का सेशन समझ में आएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे दोनों भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दिया। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करें और हमारे नए चैनल कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो सेशंस मैंने बताए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।